Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंडीशंस ऑफ ग्रोथ. सबसे पहले हम कंडीशंस में देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले है टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो सर्टेन रेंज है जिस पे ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जो डिस्कशन होती है इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट इज 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अब नॉर्मली जो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज करता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर और डिक्रीज करता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. अब देखते हैं मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ये लीस्ट होता है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे. इसका मतलब जो मिनिमम ग्रोथ है वो इस रेंज में होती है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर टेम्परेचर हाई हो जाए 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, the rate of growth stop हो जाएगी and plants may die. In your previous chapters, you have studied very well about the thermoregulation in the case of plants, जिसमें आपने डिस्कस किया था कि वो प्लांट जो हैं वो कैसे अपनी एडेप्टेशंस करते हैं कि वो हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि एंजाइम जो है उसकी डीनेचुरेशन ना हो सके. सो ये फैक्टर था टेम्परेचर का. अब नेक्स्ट देखते हैं लाइट. लाइट से हमारा मतलब है फ्रैक्शन ऑफ वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं. जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, only 1% of the light is absorbed for the sake of photosynthesis and the remaining will be reflected. 99% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो हम इसमें सिर्फ उस लाइट की फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. जनरली लाइट इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ को इन 3 वेज, 3 तरीकों से: इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट. अब देखते हैं इसको टर्न बाय टर्न. सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखें. द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल डिविजन्स. जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सेल की डिविजन्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी, नंबर इंक्रीज कर जाएगा. क्वालिटी ऑफ लाइट में जो रेड लाइट है वो फेवर करती इलोंगेशन ऑफ सेल्स एंड ब्लू लाइट एनहांसेस सेल डिवीजन बट रिटार्ड्स सेल एनलार्जमेंट. सेल की जो एनलार्जमेंट है उसको ये रोक देगी, सेल की ग्रोथ को ये रोक देगी, सेल की डिवीजन को ये एनहांस करती है. सिमिलरली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो रिटार्ड करते हैं सेल इलोंगेशन को. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि ब्लू लाइट यानी कि जो ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो सेल एनलार्जमेंट को रिटार्ड करती है और अल्ट्रावायलेट रेज भी सेल इलोंगेशन को रिटार्ड करते हैं, रोक देते हैं. नेक्स्ट आगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट. इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये अफेक्ट करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट. इट आल्सो प्लेज अ रोल इन इंड्यूसिंग और सुप्रेसिंग फ्लावरिंग. इस फिनोमिना को कहते हैं हम फोटो पीरियोडिज्म, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हो कि फ्लावरिंग जो है वो किस वेवलेंथ पे सुप्रेस होती है, फ्लावरिंग जो है वो किस ड्यूरेशन में, डे लाइट में होती है या जो है वो नाइट टाइम में होती है. तो उसमें आपने डिस्कस किया था फोटो पीरियोडिज्म में अबाउट रेड लाइट एंड द फार रेड लाइट, और उसकी जो कन्वर्जन थी कि डे टाइम में जो रेड लाइट है वो फार रेड लाइट में चेंज होती है और नाइट टाइम में, डार्क टाइम में जो फार रेड लाइट है वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो रही होती है. तो ड्यूरेशन ऑफ द लाइट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. जितने लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे उनके लिए लाइट पीरियड जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है और जितने शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे उनके लिए जो लाइट पीरियड है वो शॉर्ट और जो डार्क पीरियड है वो लॉन्ग रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीजन. फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी. विदाउट ऑक्सीजन कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है और ना ही ग्रोथ होगी.
ने और अ वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। We know carbon dioxide is essential for carrying out normal process of photosynthesis। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है और जिससे ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो उससे ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। हेयर यू कैन सी। नेक्स्ट, वाटर। एब्जॉर्बिंग वाटर द सेल्स इलोंगेट, और जो प्लांट ग्रोथ है वो सीज कर जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर पानी होगा सॉइल में, सेल्स जो हैं पानी को इनटेक करेंगे और वो इलोंगेट हो सकते हैं, जो टर्जिडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपने डिस्कस किया हुआ है। और प्लांट ग्रोथ सीजीज हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, क्योंकि वाटर इज ए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करती है सप्लाई एनर्जी टू द ग्रोइंग प्लांट्स। विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीजेस, विद देयर डिक्रीज इन न्यूट्रिशन रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगी, रुक जाएगी ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को। एग्जाम्पल देखिएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड कॉजेज इलोंगेशन ऑफ द सेल्स। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी कर लिए हैं, तो वहाँ से आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये स्टडी कर लिया होगा कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं विद इन द प्लांट बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इफ द प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो सीज हो सकती है। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ सीड आफ्टर जर्मिनेशन थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब सीड जर्मिनेशन के बाद जब डिवेल्प होना शुरू होता है तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। 5 स्टेजेस हैं इसकी, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टेज 1, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यू कैन सी द एरो ओवर हेयर की एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 2, विद इन द एम्ब्रियो शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, वो डिवेल्प हो जाते हैं। और फिर स्टेज 3, कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपने इससे पहले आर्टिकल में स्टडी कर लिया है कि 2 ग्रोथ होती हैं। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ जिसमें लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट की, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें विड्थ यानी कि गर्थ इंक्रीज होती है प्लांट की। तो कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ से अराइज हो जाएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज नंबर 4। इन स्टेज नंबर 4 यहाँ पे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम से आप देख सकते हो लीफ प्राइमोडिया। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया वो सेल्स होते हैं जो कमिटेड होते हैं टू बिकम लीफ शूट्स एंड रूट्स। तो रूट प्राइमोडिया डिवेल्प होते हैं फ्रॉम द रूट कैम्बियम, जिनको पेरिसाइकल कहते हैं। तो दीज आर दी रूट प्राइमोडिया जो डिवेल्प हो रहे हैं रूट कैम्बियम से। कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, रूट कैम्बियम, उसके साथ ये डिवेल्प होते हैं और इनको कहा जाता है पेरिसाइकल। लीफ एंड शूट प्राइमोडिया, दिस वन हियर यू कैन सी लीफ एंड शूट प्राइमोडिया डिवेल्प डायरेक्टली फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम्स। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डायरेक्टली हो रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म। नेक्स्ट इज स्टेज 5 जिसमें फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। हेयर यू कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, रूट्स,
देन दिस जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पे जो एडिशनल चीज है इस डायग्राम में, आप ये देख सकते हो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम से सबसे पहले टैप रूट जो है उसकी ग्रोथ होती है। टैप रूट से फिर आगे लेटरल रूट्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती है। इस तरह आप ये देख रहे हो शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो मेन शूट है वो इलोंगेट करेगी और उसके साथ उसके बाद फिर लेटरल जो शूट्स हैं वो अपनी डेवलपमेंट करते हैं। कॉर कैम्बियम से बार्क बनती है। हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द बार्क। बार्क इज बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री और कॉर कैम्बियम ये बार्क की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ कोरिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड। ताल्लुकात हैं इसमें आपस में, इसमें ग्रोथ हैं डिफरेंट ऑर्गन्स growing at different rates in different directions. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ का आपस में रिलेशन है और डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं डिफरेंट रेट पे डिफरेंट डायरेक्शंस में एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस। इस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपस में एक रिलेशन है। डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट भी जो डिफरेंट पार्ट्स की होती है वो हो रही होती है और इससे रिलेशनशिप को हम ग्रोथ को रिलेशन कहते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है एपिकल डोमिनेंस, जिसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे प्लांट्स में एपिकल बड ग्रो करती है जबकि एक्सिलरी जो बर्ड जो उसके नीचे वाली बर्ड्स होती हैं वो इनहिबिट कर जाती हैं। वो आप डायग्राम में देख सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट में जब एपिकल बर्ड को रिमूव किया गया, ये दिस इज द एक्सपेरिमेंट, एपिकल बर्ड को यहाँ से रिमूव कर दिया तो लोअर बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। सो एक्टिव शूट एपेक्स ये वाली कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बर्ड्स। तो इससे ये साबित हुआ कि जो ये शूट एपेक्स है, एक्टिव शूट एपेक्स है, ये कंट्रोल कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल शूट्स, लेटरल बर्ड्स। दस द ऑक्सिन ऑफ द टर्मिनल बर्ड, यहाँ से जो ऑक्सिन रिलीज होता है इस टर्मिनल बर्ड से, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग दीज लेटरल बर्ड्स बाई ए फिनोमिना जिसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ से एक चीज हमें अंडरस्टैंड होगी कि एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन जरूरी है, ऑक्सिन जरूरी है। अब क्या होता है नेक्स्ट कि थाइमन और स्कूग ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एपिकल डोमिनेंस शो की और उसमें उन्होंने शो किया कि ऑक्सिन डिफ्यूज होता है एपिकल बर्ड से, यहाँ से डिफ्यूज होता है एपिकल बर्ड से ओवर देयर, यहाँ से एपिकल बर्ड से वो डिफ्यूज होता है जो इनहिबिट करता है इन लेटरल जो शूट्स के बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ को। इसको कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। और जब इसको रिमूव कर दिया जाता है, इस बर्ड को जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है लेटरल बर्ड्स की तो उसे कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। तो इन दोनों को दोबारा सुन लें। जब इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है कि ये जो एक्टिव शूट एपेक्स है ये ऑक्सिन डिफ्यूज करके इन लेटरल बर्ड्स को की ग्रोथ को रोक देती है, जिसे कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। जब इसे कट कर लिया जाता है तो ये लेटरल बर्ड्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, इसे कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, साइटोकाइनिन का क्या रोल है इसमें। ऑक्सिन का तो रोल हमने पढ़ लिया, अब साइटोकाइनिन का क्या रोल है। साइटोकाइनिन के बारे में ये है कि सम टाइम साइटोकाइनिन को डायरेक्टली अगर इनहिबिटेड बर्ड पे लगाया जाए, यहाँ पे साइटोकाइनिन को डायरेक्टली लगाते हैं तो इससे भी लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और वो रिलीज हो जाती है एपिकल डोमिनेंस से। और इफेक्ट डेंस ग्रोथ का क्या इफेक्ट है, ऐसे प्लांट जिसमें डेंस ग्रोथ होती है लेटरल ब्रांचेस की उसमें बहुत कम एपिकल डोमिनेंस देखने में आती है। तो ये तमाम फैक्टर्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इंपॉर्टेंट रोल है इसका टैप रूट की डेवलपमेंट, यानी कि जो मेन रूट होती है उसकी डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा कि जो स्प्राउटिंग होती है ऑफ लेटरल बर्ड्स आईज इन द केस ऑफ पोटैटो ट्यूबर, तो अगर हम उस पर सिंथेटिक ऑक्सीजन डायरेक्टली अप्लाई कर दें तो उसकी स्प्राउटिंग इनहिबिट हो जाएगी, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगी। इससे हम पोटैटो को लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है 1 to 3 years तक हम पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एपिकल डोमिनेंस की। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द केस ऑफ एनिमल्स। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन undergone by an organism in the course of its development from a single fertilized egg into a highly complex and independent living being like his parents। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की स्टडी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है कि वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से कैसे हाईली कम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग बन जाता है अपने पेरेंट्स की तरह। इसमें फिर आगे हम डेवलपमेंट को देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप जो वापस नहीं जा सकते, विद ईच स्टेप का सेटिंग अप द नेसेसरी कंडीशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हर आने वाला जो स्टेप है उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल कंडीशंस जो है वो डेवलप कर ली जाती हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो। गैमीट फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म एंड एग फॉर्म हुए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई जिससे फ्यूजन हुई और जाइगोट बना। जाइगोट की क्लीवेज हुई, ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स वो सेल्स होते हैं जो जाइगोट जब डिवाइड होता है तो उससे जो सेल्स बनते हैं उसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। देन गैस्टुलेशन यानी कि जिसमें जर्म लेयर्स बनेंगी, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन के बाद उन जर्म लेयर से ऑर्गन बनना शुरू होंगे जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म, सेल इंटरैक्ट एंड डिफरेंशिएट, जो आपने अपनी उसी टॉपिक में प्रीवियस क्लासेस में एक्टोडर्म से जैसे नर्वस सिस्टम बनता है, एंडोडर्म से सिस्टम्स बनते हैं, तो दीज आर द थिंग्स जो आपने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद फिर ग्रोथ होती है, जब ऑर्गन्स बन जाते हैं फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और ये अडल्ट बॉडी जो है इससे अटेन हो जाती है। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, राइट डाउन इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, राइट डाउन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट। व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।